नमस्कार। जे बॉस न्यूज एंड व्यूज की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं। यह वीडियो भी भारतीय राजनीति के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। बस इसमें एक नए किरदार की एंट्री होने वाली है, वो है सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए आप समझ ही रहे हैं कि कई दिनों से वो चर्चा में है। कभी ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चर्चा में रहती है तो कभी सीबीआई चर्चा में रहती है। इन दिनों हाल फिलहाल में सीबीआई चर्चा में है और सीबीआई ने सबसे बड़ा हमला किया है या सबसे बड़ा छापा डाला है। ये भारतीय राजनीति के ईमानदारी को लेकर के, भ्रष्टाचार निवारण को लेकर के, एंटी करप्शन को लेकर के उपजी हुई राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के मुखिया यानी कि जो सेकंड इन कमांड हैं मनीष सिसोदिया, वो दिल्ली राज्य के डिप्टी सीएम भी हैं, साथ में वहाँ के शिक्षा मंत्री भी हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापे डाले हैं और उसी दिन उनके अलावा 20-21 ठिकानों पर छापे मारे गए और उसके बाद सीबीआई ने जो भी एफआईआर दर्ज की है उसमें मनीष समेत 15 लोगों को नामजद किया है। मनीष का नाम पहले नंबर पर है। बाकी जो आगे चल रहे हैं उसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल से जुड़े लोग भी उसमें शामिल हों। अब ये तो जांच का विषय है और जांच के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन इधर छापे के बाद सीबीआई ने जो छापा डाला था उसके बाद मनीष का कहना है कि सीबीआई उनके मोबाइल और लैपटॉप आदि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको ले गई और जो इधर रविवार का दिन जो है, संडे के दिन, लुकआउट नोटिस जारी किए जाने की भी चर्चा है। लुकआउट नोटिस ये है कि जिसके खिलाफ ये नोटिस जारी होती है वो शख्स देश की सीमाएं छोड़कर बाहर नहीं जा सकता है। तो ये अभी तक मैं आपको रेफरेंस बता रहा था सीबीआई और भारतीय राजनीति के बीच के कनेक्शन को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो। सीबीआई को लेकर के आप भी जानते ही हैं कि समय समय पर अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसे सरकार का पिछलग्गू बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक इसको पिछड़े का तोता घोषित कर चुका है। गुवाहाटी हाई कोर्ट इसको असंवैधानिक घोषित कर चुका है। अब सीबीआई की पोजीशन ये है, लेकिन भारतीय राजनीति में तहलका मचाने के लिए सीबीआई के छापे या सीबीआई का जो सर्वे है वो एक पर्याप्त होता है। आज हम भारतीय राजनीति की दशा दिशा खोजने में प्रतीकों का प्रयोग करेंगे। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि रेफरेंस है आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहाँ छापे, जिसकी आशंका पिछले महीने जो है उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल भी कर चुके थे। तो उनका कहना था कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर जेल में डालने का प्रयास हो रहा है। वीडियो आगे बढ़े इससे पहले कि मैं अपने सभी व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने पिछले वीडियो और उससे पहले के वीडियोज़ को अपना स्नेह दिया, प्यार दिया, उसे लाइक किया, शेयर किया। इसके साथ ही मैं उन व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक जे बॉस न्यूज एंड व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप इस बार का वीडियो देखने के दौरान या देखने के बाद इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम कल्पना करते हैं सीबीआई के दोनों परिणामों को लेकर, सीबीआई का सफल होना और सीबीआई का विफल होना। सीबीआई अगर विफल होती है तो पूरी देश दुनिया में ये संदेश चला जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, विपरीत विचारधारा वालों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। कई दशकों से बनी नरेंद्र मोदी जी की साफ सुथरी जो इमेज है वो धूल में मिल जाएगी या मिट्टी में मिल जाएगी। विपक्ष भी दमखम के साथ आगे आएगा और ये स्थिति लगभग 1974 वाली हो जाएंगी जब जेपी मूवमेंट उत्पन्न हुआ था। यानी कि जेपी आंदोलन जिस परिस्थितियों में आया उसी तरह की परिस्थिति यहाँ पर हो जाएगी।
इसका नतीजा ये होगा कि बीजेपी के लोग भी नरेंद्र मोदी का नाम लेने से कतराएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे आज कांग्रेस के नेता इंदिरा जी को बीच में लाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो नेहरू जी के बाद सीधे राजीव गांधी में आके ठहरते हैं। बीच में न कोई प्रधानमंत्री होता है और न कोई कांग्रेस का नेता होता है। और इसका कारण क्या है? ये सर्वविदित है कि इंदिरा जी जिन परिस्थितियों में आई थी, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के अचानक अवसान के बाद कांग्रेस के कई स्टालवार्ड थे जो कि कांग्रेस में या प्रधानमंत्री पद पर आना चाहते थे, वो उनसे जूझी। 1969 के आसपास आते आते उन्होंने पार्टी को तोड़ भी दिया। जो पुराने कांग्रेसी थे वो अलग हो गए और इंदिरा कांग्रेस के नाम से उन्होंने नई कांग्रेस बनाई। और इसके बावजूद उन्होंने हरित क्रांति को आगे बढ़ाया और विकास कार्यों को किया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ते हुए बांग्लादेश को अलग कर दिया और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। इतनी जीवट वाली महिला जो एक कुशल राजनीतिज्ञ थी और योग्य प्रशासक थी, इसके बावजूद कांग्रेस उनका नाम लेने में घबराती है। और वो सिर्फ इसलिए कि उनके नाम के आगे इमरजेंसी का ब्लॉट लगा हुआ है। ये कलंक आज भी नहीं धुल पा रहा है। अगर मनीष सिसोदिया के मामले में सीबीआई बुरी तरह से हारती है या सीबीआई वो साबित नहीं कर पाती है कि मनीष सिसोदिया ने शराब के ठेके के आवंटन में कुछ गड़बड़ी की है और सरकार को उससे कुछ लॉस हुआ है आर्थिक रूप से, तो सबसे बड़ा नुकसान नरेंद्र मोदी की छवि को होने जा रहा है। अब करते हैं दूसरी परिस्थिति पर चर्चा, यानी कि सीबीआई सही साबित हो गई। सीबीआई के सही होने का मतलब क्या है? पहला परिणाम तो यह हुआ कि नरेंद्र मोदी ने गलत कुछ नहीं किया। उनकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी एजेंसियां सही काम कर रही हैं। सीबीआई को सच होने का मतलब मनीष सिसोदिया का घोटाले में फंसना, इसका मतलब है केजरीवाल का भ्रष्टाचार में फंसना और उनकी जो साफ जो वर्दी दिखाई देती है या वो दावा करते हैं कि हम ईमानदार हैं, उसमें दाग लगना। और ऐसी सूरत में आम आदमी पार्टी की सरकार कब तक रहेगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल के इमेज में जबरदस्त डैमेज लगेगा, डेंट लगेगा। यह इसलिए होगा जिस तरह से हम बीजेपी के लिए कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस, यानी कि अन्य पार्टियों से कुछ अलग हटके उनमें कोई अलग चीज है, उनकी यूएसपी अलग है। तो ये बीजेपी का अपना नारा हुआ करता था। अब तो करीबन 2 दशक बीत चुके हैं इस नारे को, लेकिन अगला नारा जो है आम आदमी पार्टी ने अपनाया। उन्होंने कहा कि हम एंटी करप्शन की उपज हैं। वास्तव में बात भी सही है। 2012 में अगर अन्ना हजारे आंदोलन न किए होते दिल्ली में तो ये पार्टी कहां पैदा हो पाती। एंटी करप्शन उनका नारा ही नहीं, आंदोलन के दौरान उनका ओढ़ना और बिछोना भी था। तिरंगा हाथ में लेकर के शपथ लेना भी सभी लोगों को याद है, बहुत दिन नहीं हुए हैं। एक बात और है, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल में गए। उनकी पार्टी एक बार फिर से बिहार में अपना असर दिखाने लगी है। उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव पार्टी को चला रहे हैं। तो आप ये समझिए कि लालू प्रसाद यादव से कोई उम्मीद नहीं करता था कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो ईमानदारी और भ्रष्टाचार के नाम पर दूसरे दलों को सर्टिफिकेट बांटा करते थे। ये पॉलिटिकल लोग जिनको इन्होंने आज तक सर्टिफिकेट दिया था, वही लोग अरविंद केजरीवाल की एक छोटी सी गलती को भी गांव-गांव तक पहुंचाने में कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अब इसका भारतीय राजनीति में क्या असर पड़ेगा, इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। वो कहानी है बाबा भारती और डाकू खड्ग सिंह की। आप में से कई व्यूअर होंगे जिन्होंने इस कहानी को पढ़ा होगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है या जिन लोगों की याददाश्त में थोड़ी सी ये कहानी कुछ धूमिल हो गई है, उनके लिए मैं पेश करता हूं। इस कहानी का टाइटल था हार की जीत। कहानीकार सुदर्शन जी ने इस कालजयी कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से की है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते हुए खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता,
वो घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान था, सारे इलाके में नाम था। बाबा भारती सुल्तान कह करके उसको पुकारते थे और अपने हाथ से उसकी सेवा करते थे। उस इलाके में खड्ग सिंह नाम का एक बहुत बड़ा डाकू यानी खूंखार डाकू था। एक दिन दोपहर में डाकू खड्ग सिंह बाबा भारती के पास पहुंचता है। दुआ सलाम के बाद खड्ग सिंह बोला, बाबा सुल्तान को एक बार देखने की चाह आपकी कुटिया तक खींच लाई। बाबा खुशी खुशी उसे खोल करके बाहर ले आए। उसकी चाल देखकर खड्ग सिंह के हृदय पर सांप लौटने लगा। जाते जाते उसने कहा, बाबा यह घोड़ा अब आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा बेचारे सहम गए, डर गए। कई दिन तक वो दिन रात उसके रखवाली खुद ही करने लगे। रात रात में जगने का सिलसिला उनका रहा, लेकिन कुछ माह बीत गए, खड्ग सिंह ने कुछ नहीं किया। तो बाबा भी कुछ ढीले हो गए। तो एक शाम को बाबा सुल्तान की पीठ में सवार होकर घूमने जा रहे थे। एक आवाज आती है, बाबा इस गरीब की भी सुनते जाना। बाबा ने घोड़ा रोक लिया और देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा हुआ करा रहा है। बाबा बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने कहा, बाबा दया करो, मेरा गांव यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। और बाबा भारती ने उसे घोड़े पर चढ़ा लिया और खुद घोड़े की लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। अब अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ चुका था और घोड़े को दौड़ाया जा रहा था। वह अपाहिज डाकू खड्ग सिंह था। कुछ देर में नॉर्मल होने के बाद, सामान्य होने के बाद बाबा बोले, जरा ठहर जाओ। खड्ग सिंह कहता है, बाबा आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, बस घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा बोले, अब घोड़े का नाम न लो, मेरी केवल एक प्रार्थना है, इसे सुनते चले जाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। खड्ग सिंह आश्चर्य से देखता रह जाता है। उसका विचार था कि घोड़ा लेकर के भागना पड़ेगा। खड्ग सिंह ने पूछा, बाबा आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चलेगा तो वे दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे, कोई उनकी मदद के लिए रास्ते में नहीं रुकेगा। मुड़कर अपने कुटिया की ओर चले गए। उसके बाद खड्ग सिंह के कानों में उनकी आवाज बार बार गूंजती रही, उनके शब्द गूंजते रहे। वो यही सोचता रहा कि बाबा भजन भक्ति न कर इस सुल्तान की रखवाली करते थे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखी। उन्हें केवल इतना ख्याल था कि लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड्ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचता है और वहां जाकर के सुल्तान को उसी की जगह पर बांध देता है। बाबा दूसरी दिन सुबह उठते हैं और घोड़े को अपने स्थान पर देख करके प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनके मन में विश्वास होता है कि अब दुनिया में कोई किसी का विश्वास नहीं तोड़ेगा। यानी कि अगर वो दीनहीन बन के सेवा मांग रहा है, दीनहीन बन के कृपा मांग रहा है, तो उसके साथ छल नहीं करेगा। यहाँ पर यही बात आती है, अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के शराब की दुकानों के आवंटन के लिए नीचे ऊपर कर या नीति को गलत ढंग से बदल कर या कुछ आर्थिक लाभ लेने के बाद वहाँ की नीतियां तय कर रही हैं, तो इसका असर भारतीय राजनीति में क्या होगा? इसका असर ये होगा, फिर कोई भी भारतीय ऐसे आदमी पर विश्वास नहीं करेगा जो ईमानदारी के पक्ष में खड़ा होकर के कहीं पर आंदोलन कर रहा हो। यानी कि उसके बाद अगर अन्ना हजारे भी दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करने के लिए आ जाएंगे तो उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो यहां पर उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सीबीआई गलत साबित हो और भारतीय राजनीति में ये विश्वास का क्राइसिस, यानी कि जो विश्वासघात जो होगा, आम आदमी के विश्वास का जो खंडन होगा, वो बचना चाहिए। अगर नहीं बचा तो कई सालों तक फिर आंदोलन देखने को नहीं मिलेंगे। फिर कोई ये न कह पाएगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हूं,
मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ। भारत की राजनीति की दशा और दिशा किस तरफ जाने वाली है, इसका भी आपने अभी तक अंदाज लगा लिया होगा। और अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगता है या अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और जिन व्यूअर्स ने जे बॉस न्यूज़ एंड व्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आज पूरी होती है बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।